हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, देखो, सदियों पहले से ही ह्यूमन बीइंग का फ्लावर्स के साथ बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। फ्लावर्स ऑब्जेक्ट होते हैं एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। ठीक है ना। एंड दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. Okay. Now, फ्लावर्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल का होता है स्टेमन, फीमेल का होता है पिस्टिल। ठीक है, देखो, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझेंगे, स्टेमन को समझेंगे, और वहाँ से समझेंगे कि जो मेल का जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसे बनता है। गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट को कैरी करता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो समझेंगे। उसके बाद फीमेल का गैमेटोफाइट को समझेंगे। उसके बाद हमें समझना है उन दोनों के बीच का पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन को समझेंगे। उसके बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, उसको देखेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन। ठीक है, देखो, इसमें क्या होता है ना, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, और उसके टर्मिनल पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैं कहता हूँ एंथर। and the proximal end of filament is attached to the thalamus or the petal। ठीक है, और the number and length of stamen वो वेरिएबल होते हैं इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ फ्लावर्स। जो हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर बाइलोब्ड होता है, और हर एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डाइथिकस। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखें ना लेंथ वाइज, तो वो क्या करता है ना, थीका को सेपरेट करता है। एक ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का लोब, उसमें आपको 4 साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को कंटेन करता है। हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया ही वही स्ट्रक्चर है जो आगे जा कर के पोलन सैक बना रहे होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनली वो एक्सटेंड करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक लॉन्गिट्यूडनली वो एक्सटेंड करते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर। और ये पैक्ड होते हैं पोलन ग्रेन्स से, इसलिए तो हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखिए तो जब हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, बेसिकली ये सर्कुलर इन आउटलाइन अपीयर होता है। इसके 4 वाल्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड द टैपिटम। जो बाहर के 3 वाल्स हैं ना, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। और जो इनर मोस्ट वाल होता है उसको हम कहते हैं टैपिटम। ठीक है ना, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है। ठीक है ना। इसके सेल्स की बात करें तो इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब एंथर यंग होता है तो ये कुछ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स को अपने पास रखता है। इसके पास कुछ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स होते हैं, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, विच ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है ना। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू आपने देखा, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके सेल्स में मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा, और मियोटिक डिवीज़न होकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना, जब मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना, और डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। इसलिए हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में के जो हर एक सेल है ना, ये पोटेंशियल पोलन, ये क्या बनाते हैं, पोटेंशियल पोलन है या पोलन, इनको हम पोलन मदर सेल बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है ना।
और ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना पोलन ग्रेन का बनाने का, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, नाउ पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए मेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे, पोलन ग्रेन को कहते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसके दो लेयर होते हैं, बाहर का जो लेयर है आउटर लेयर वो हार्ड होता है, उसको हम कहते हैं एक्साइन। हार्ड इसलिए होता है ना क्योंकि ये स्पोरोपोलिन है और ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हमें अभी तक पता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर्स को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, इवन अल्काली को विथस्टैंड कर सकता है। ऐसा कोई एंजाइम पाया नहीं गया जो इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर पाए। और स्पोरोपोलिन जो इसका जो एक्साइन जो लेयर होता है ना, इसमें एक प्रोमिनेंट एपर्चर होता है जिसको हम कहते हैं जर्म पोर, ठीक है ना, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और पोलन ग्रेन को हम वेल प्रिजर्व एज फोसिल्स के फॉर्म में इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। नाउ द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। जो इसका इनर वॉल होता है पोलन ग्रेन का वो होता है इंटाइन। ये थिन एंड कंटिन्यूस लेयर होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। देखो पोलन ग्रेन की बात करें ना, जब वो मैच्योर हो जाता है इसके पास दो सेल होता है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ध्यान में रखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना। ये बड़े होते हैं क्यों, क्योंकि इनके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान में रखना है। जेनेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और इसका शेप क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। 60% एंजियोस्पर्म में ये दो सेल कंडीशन दिखा होता है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन में दो सेल कंडीशन या स्टेज हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें दो ही सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल या जेनेटिव सेल होता है। बाकी रिमेनिंग जो स्पेसिस होता है ना उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल तो होता ही है, जेनेटिव सेल जो होता है ना वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बना लेता है, तो ये हो जाते हैं 3 सेल्ड स्टेज। ध्यान में रखना है 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होता है, ठीक है ना। और बाकी रिमेनिंग परसेंटेज में क्या होता है, 3 सेल स्टेज हमें देखने के लिए मिलता है जिसमें 2 तो मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है। पोलन ग्रेन जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे स्पेसिस के पोलन ग्रेन होता है ना जो एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे आजमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। देखो जब वीट को इंडिया में इंपोर्ट किया गया था तो वो उसके साथ साथ ना पार्थिनियम और कैरोट ग्रास, ठीक है ना, ये लेकर के आया था जो एक कंटामिनेंट था, ठीक है ना, जो पोलन एलर्जी कॉज करता था। अब देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन होता है ना वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। अभी ये बहुत फैशन बन गया है आजकल के टाइम में कि पोलन टैबलेट्स को हम फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में मार्केट में पाए जाते हैं। ये क्लेम किया जाता है कि पोलन के कंजम्पशन से एथलीट्स जो होते हैं या जो घोड़े होते हैं, जो मैदान में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। देखो पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है ना, वायबिलिटी जो होती है ना उसका वेरिएबल पीरियड होता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट, ठीक है ना, आटा, ठीक है ना, मतलब गेहूँ और चावल, ठीक है ना, राइस एंड व्हीट, इनकी वायबिलिटी जो होती है ना 30 मिनट्स की होती है बस, फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर रिलीज़। जैसे वो रिलीज़ होते हैं 30 मिनट्स की गिनती शुरू हो जाती है, उतने टाइम तक उनको आप स्टिग्मा के ऊपर रखो, वो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें शो करेंगे। ये होता है इनकी वायबिलिटी, ठीक है। 30 मिनट्स के बाद वो वायबिलिटी लूज़ कर देते हैं। देखो कुछ और मेंबर्स होते हैं जैसे आप कैसे इसको याद करोगे, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोसेसी, सलार, SLR, सलार, S से आएगा सोलेनेसी, L से आएगा लेग्यूमिनेसी, R से आएगा रोसेसी। ये इनकी वायबिलिटी जो होती है ना महीनों तक होती है। देखो अगर हम चाहते हैं कि पोलन ग्रेन को हम बहुत लंबे समय तक या सालों तक स्टोर करके रखें तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमें कंडीशन चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हमें इसको स्टोर करके रखना होगा। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। अब हम फीमेल की बात करते हैं। देखो फीमेल गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है ना। इसमें गाइनोसियम सिंगल पिस्टिल
ठीक है ना। अगर सिंगल पिस्टिल हो तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। ये एक साथ अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है और फ्यूज्ड है, एक साथ चिपके हुए हैं, तो उसको हम कहेंगे सिनकार्पस। अगर वो फ्री हैं तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। पिस्टिल जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पोलन ग्रेन। स्टाइल जो होता है वो एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा, और एक बेसल बल्ज पार्ट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होता है जिसको हम लॉक्यूल कहते हैं, एंड प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, ठीक है ना। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एक पार्ट, एक स्ट्रक्चर अराइज करता है जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। जैसे हमने स्टेमन में माइक्रो स्पोरेंजिया देखा था, वैसे यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया होता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। प्लांट में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स हैं पापाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें, ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय अ मीन ऑफ अ स्टॉक जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। नाउ ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम हाइलम कहते हैं। ओव्यूल जो होता है ना वो एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवेलप से कवर्ड होता है जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स कुछ सेल्स को क्या करता है, एनसर्कल करता है, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। नाउ इनके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है ना। नाउ ये इंटेग्यूमेंट जो होता है ना न्यूसेलस को तो इंसर्कल करता है, लेकिन एक टिप पर, एक्सेप्ट एट अ टिप जहाँ पे स्मॉल ओपनिंग बन जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है ना, या माइक्रोपाइल उसको हम कहते हैं। नाउ माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट पे जो उसको हम कहते हैं चलाजा या चलाजल एंड कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलाजल एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। नाउ लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर जो लोकेटेड होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। न्यूसेलस सेल के आसपास जो ऑक्यूपाई करता है जो सेल उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोसेक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और एम्ब्रियोसेक ही फीमेल गैमेट को बनाता है। वो कैसे बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। देखो ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में डिफ्रेंशिएशन का काम चल रहा होता है, ठीक है ना। ये एक लार्ज सेल होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनमें म्यूटिक डिवीजन हो करके 4 मेगास्पोर बनाते हैं, जिसमें से बाकी 3 जो होते हैं वो तो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो डीजनरेट कर जाते हैं। बाकी एक मेगास्पोर जो होता है ना वो फंक्शनल होता है, और वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। और ये जो डेवलपमेंट है ना, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखो कैसे होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है ना उसका जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड कर जाता है, 2 न्यूक्लियस बनता है, उसके बाद 4 न्यूक्लियस बनता है, इसमें फिर 8 न्यूक्लियस बनता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ। नाउ 8, और इसमें कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता, लेकिन 8 न्यूक्लियेट स्टेज के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। 8 में से 6 सेल, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, बाकी दो न्यूक्लियाई में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, और वो सेंटर पर रहते हैं। उनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है ना। एंड आर सिचुएटेड बिलो द एग एपैरेटस, ठीक है ना। एग एपैरेटस के नीचे वो सिचुएटेड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना, वो कंस्टिट्यूट करता है एग एपैरेटस। और जो हमने 6 न्यूक्लियाई की बात करें जिसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसमें से 3 सेल चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर, और बाकी 3 सेल चले जाते हैं एंटीपोडल सेल पर। जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे गए ना उसको हम कहते हैं, वो कंस्टिट्यूट करता है एग एपैरेटस। एग एपैरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। सिनर्जिड के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, ठीक है ना। बाकी जो 3 सेल्स होते हैं जो चलाजल एंड पर पाए जाते हैं वो है एंटीपोडल सेल, और जो लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल होता है, ठीक है ना, जो माइक्रोपाइलर एंड के नीचे पाया जाता है,
वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के होते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम बना ना, इस सिस्टम में क्या देखें आपने, ये टोटल 8 न्यूक्लियाई है, लेकिन 7 सेल्ड है। तो इसको हम कहते हैं 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड कंडीशन। अब ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट बने हैं, ठीक है ना, मेल गैमेट बना पोलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट बना एम्ब्रियो सैक में, ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो मैकेनिज्म बना है उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन which is said from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination. Depending on the source of pollination 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो होता है ना, सेम फ्लावर में होता है, ठीक है ना। नाउ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देखो नॉर्मल फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगेमी होना एक रेयर प्रोसेस। क्यों? ऐसा होने के लिए कंडीशन होते हैं। देखो क्या कंडीशंस होते हैं, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रेसेप्टिव होना, ये दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। क्या पता पोलन रिलीज हो गया लेकिन स्टिग्मा रेसेप्टिव है ही नहीं पोलन को रिसीव करने के लिए और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन को करने के लिए, तो क्या फ़ायदा पोलन का रिलीज होने का। और एंथर और स्टिग्मा दोनों आमने सामने होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, वायला जिसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, वायला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना 2 टाइप्स के फ्लावर बनाते हैं, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस वही नॉर्मल फ्लावर होता है जिसमें एंथर और स्टिग्मा, और वो फ्लावर क्या होता है, ओपन होता है, उनके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। वही क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है ना, ये इनका जो फ्लावर होता है ना वो ओपन ही नहीं होता, तो एंथर और स्टिग्मा दोनों आमने सामने होते हैं। तो आप सोचो कि इनका फ्लावर ओपन ही नहीं होता तो कोई एक्सटर्नल पोलन ग्रेन के आने की और स्टिग्मा पर लैंड करने की तो बात ही नहीं बनती, उसका पोलिनेशन होने का बात ही नहीं होता। तो उस फ्लावर का जो एंथर है, जो पोलन ग्रेन है, वही जा कर के उसके साथ पोलिनेशन शो करेगा। सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में इनवेरिएबली ऑटोगेमस है, मतलब इनमें ऑटोगेमस होना ही होना है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। सो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस एस्योड सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। जीटोनोगेमी की बात करें तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट। ये दिखने में तो फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा लगता है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के जैसा ही होता है, ठीक है। नाउ जिनोगेमी की बात करें तो इसमें डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। ये एक ऐसा पोलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब फ्लावर्स होते हैं। नाउ एजेंट ऑफ पोलिनेशन की बात करें, प्लांट जो होता है ना, 2 एबायोटिक, विंड एंड वाटर इन्वॉल्व करता है, और एक एबायोटिक जिसमें एनिमल्स आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं ना बायोटिक एजेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, और स्मॉल प्रोपोर्शन ही है जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। पोलन ग्रेन कमिंग इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा इज़ अ चांस फैक्टर, ठीक है ना। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ आना ये चांस फैक्टर होता है, ठीक है ना, बहुत चांस फैक्टर होता है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ना प्लांट जो होता है ना बहुत सारे पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। देखो पोलिनेशन बाय विंड जो होता है ना, ये मोर कॉमन होता है एबायोटिक पोलिनेशन में, ठीक है ना। तो विंड पोलिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, पोलन ग्रेन का लाइट होना, हल्का होना इंपॉर्टेंट होता है, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और वेल एक्सपोज स्टेमेंस होने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना। नाउ और इनका जो स्टिग्मा होना चाहिए ना, लार्ज और फेदरी होना चाहिए ताकि वो ट्रैप कर सके, ठीक है ना। और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन इनके पास सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। देखो अब हम कॉर्न कॉब की बात करें ना, तो देखो हालांकि एनसीईआरटी में जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत मिस्टेक भरा हुआ है, ठीक है ना, बहुत गलत दिया हुआ है उसमें, तो उसको हम अभी करेक्ट करेंगे। देखो जो कॉर्न कॉब होता है, जो मक्का होता है, कॉर्न कॉब होता है, उसका फीमेल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ईयर्स, और ये स्टिग्मा स्टाइल जैसा होता है। और स्टिग्मा स्टाइल का फंक्शन क्या होता है, पोलन ग्रेन को ट्रैप करना, ठीक है ना। तो ईयर्स का जो फंक्शन है उसको आप ध्यान में रखोगे। और मेल का जो पार्ट होता है ना, कॉर्न कॉब में एक मेल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं टैसल्स, और मेल पार्ट है तो इसका काम होता है पोलन ग्रेन का प्रोड्यूस करना और डिस्पर्स करना। देखो पुरानी एनसीईआरटी में ये गलती था कि जो मेल पार्ट टैसल्स था ना, उसको फीमेल पार्ट बता दिया था, और ये लिख दिया था कि ये स्टिग्मा स्टाइल जैसे होते हैं और ये पोलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। हालांकि ये गलत है। जो टैसल्स होते हैं ना, वो मेल पार्ट होते हैं,
और ये प्रोड्यूस और पोलन ग्रेन का डिस्पर्शन में हेल्प करता है। देखो पोलिनेशन और बाई वाटर जो होता है ना बहुत रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंड इट इज़ लिमिटेड टू 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉट्स। Now, water is a regular mode of transport for male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. ठीक है ना, इट इज़ बिलीव दैट यही रिक्वायरमेंट के लिए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की बात करें, फ्रेश वाटर वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, मेरिन सी ग्रासेस जॉस्टेरा। कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट है जो प्लांट में रहते हैं लेकिन वो वाटर उनका मोड ऑफ पॉलिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है ना, वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली। इसमें आप देखेंगे कि इनका जो फ्लावर होता है ना वाटर के लेवल के ऊपर होता है, तो इंसेक्ट और विंड आकर के उसमें पॉलिनेशन करते हैं। वही वेलिस्नेरिया की बात करूँ तो इसमें होता यह है कि जो फीमेल फ्लावर होता है ना वो वाटर के सरफेस पे आता है, ठीक है ना, रीच करता है बाय द लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन जो होता है ना वाटर सरफेस ऑफ वाटर पर रिलीज होता है और फिर वो पैसिवली वाटर करेंट से बहते हुए फीमेल फ्लावर पर आता है और फिर पॉलिनेशन होता है। वही सी ग्रासेस जॉस्टेरा की बात करूँ तो फीमेल फ्लावर जो होता है ना वो पानी के नीचे ही होता है, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे ही होता है, और पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और वो पैसिवली फ्लोट करते हुए फीमेल फ्लावर के पास आकर के पॉलिनेशन शो करता है, ठीक है ना। ऐसा जो पोलन ग्रेन जो रिलीज हुआ ना वो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना लॉन्ग होते हैं, रिवन लाइक होते हैं, ताकि वो पैसिवली पानी में चल सके। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पेसिस पोलन ग्रेन जो होते हैं ना दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेजिनस कोटिंग हो रहा होता है। देखो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं बहुत रेंज ऑफ एनिमल्स को यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेटिंग, लाइक बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट है। बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। और वही एनिमल्स की बात करें, देखो बेसिकली पर्टिकुलरली बीज जो होते हैं ना, बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्जर एनिमल्स जैसे प्राइमेट, लेमर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स, गार्डन लिजार्ड, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये सब पॉलिनेटर होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होता है और रिच इन नेक्टर होता है। और जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना जो मतलब ऐसे विजिबल नहीं हो, वो विजिबल हो, वो कॉन्स्पिक्यूस हो। कॉन्स्पिक्यूस का मतलब होता है विजिबल होना, ठीक है ना, कॉन्स्पिक्यूस हो, उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर जो होता है ना पैक्ड होते हैं इन अ क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। देखो और ये फ्लावर्स जो होते हैं ना फ्लोरल रिवार्ड मतलब देते हैं पॉलिनेटर्स को, जैसे नेक्टर हो गया, या कुछ फ्लोरल रिवार्ड जो होते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमरफोफेलस जो 6 फीट हाई होता है। एक सिमिलर रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है इन स्पेसीज ऑफ मोथ एंड यूका प्लांट। इसमें क्या होता है ना दोनों एक दूसरे के अलावा, ठीक है ना, अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे मोथ क्या करता है, यूका प्लांट में एग को ले करता है और इन रिटर्न में यूका प्लांट को पॉलिनेट भी कर जाता है, ठीक है ना। और द लार्वे ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। और ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना वो बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर उनमें प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है ना कि सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है सो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है, ठीक है ना। तो इसी को डिस्करेज करने के लिए प्लांट ने कुछ डिवाइसेस बनाए। वो कुछ डिवाइसेस हैं पोलन रिलीज और सिग्मा रेसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइज ना होना। नंबर 2 है एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो। थर्ड है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर पोलन ट्यूब सेम फ्लावर से आ रहा हो या सेम प्लांट से आ रहा हो
सो उस पोलेन ग्रेन का पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। नंबर 4 है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना, ये दोनों ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल है पापाया। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, पोलिनेशन हो जाना ही एक वन एंड ओनली कंडीशन नहीं होता कि चलो फर्टिलाइजेशन अब हो जाएगा, ठीक है ना। सेम स्पेसिस का पोलन ग्रेन आना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सो ये कंपेटिबल है या नहीं, इसको ही हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है ना। सो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कंपेटिबल पोलन ग्रेन है या नहीं, उसको जांच करके, उसको डिटेक्ट करके, उसको रिकॉग्नाइज करके पोलन ट्यूब का ग्रोथ को वो आगे वो करे ना। जो पोलन ग्रेन होता है ना, जर्मिनेट करता है ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है ना, 2 सेल कंडीशन में होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं ना, जो 2 सेल कंडीशन में होते हैं, अब वो अपने इस स्टेज में आकर के उनका जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है 2 सेल्स में, मेल और फीमेल गैमेट में 2 मेल गैमेट में वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है ना। तो और जो 3 सेल कंडीशन में है वो तो डिवाइड नहीं करते, उनके पास पहले से ही 2 मेल गैमेट पहले से ही प्रेजेंट। अब ये क्या होता है ना, ये पोलन ट्यूब के हेल्प से मेल गैमेट रीच करता है, ठीक है ना। ये ओवरी में जाता है और ये ओव्यूल एंड थ्रू द माइक्रोपाइल ये ओव्यूल में चला जाता है। और जो सिनर्जीट्स होते हैं ना, इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये गाइड करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये जो पूरा हमने सिस्टम देखा, मैकेनिज्म देखा, इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसको हम कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। अब देखो, कुछ सुपेरियर वैरायटी बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अपना डिज़ायर पोलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टिग्मा के साथ मतलब पोलिनेट कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल हो तो उसके एंथर को हम काट देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमेस्कुलेशन। और जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होता है ना, उसको हम बैक कर देते हैं, ताकि अब दूसरे पोलन ग्रेन से उसकी कंटेमिनेशन ना हो सके, इसको हम कहते हैं बैगिंग। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो उसमें तो कोई एंथर होता नहीं है, तो उस एंथर को हटाने की ज़रूरत नहीं होता है, इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होता, बस बैगिंग कर लेने से काम चल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है ना, तो हम अपना जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन है ना, उससे हम इसका पोलिनेशन करा देते हैं। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब 2 मेल गैमेट एंटर करते हैं थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है ना, ये एंटर करते हैं वन ऑफ द सिनर्जिट। तो जब ये एंटर करते हैं ना, जो एक मेल गैमेट है वो चला जाता है एक सेल के पास, एग सेल के पास, उससे ये फ्यूज़ करके सिनगेमी कंप्लीट कर जाता है, इससे बनता है जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो चला जाता है पोलर न्यूक्लियर के पास, वो मिल करके बना जाता है ट्राइप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। अब इसमें सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न दोनों हो रहा है, तो इसको मैं साथ में कहता हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, जो ट्रिपल फ्यूज़न से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाता है, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल सीड में फॉर्म करता है, ओवरी फ्रूट में फॉर्म करता है। इस पूरे इवेंट को मैं कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहता हूँ। एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का बनना? ऐसा इसलिए है ना, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो, सुनो, ये जो एंडोस्पर्म होते हैं ना, इसके सेल जो होते हैं ना, फील्ड होते हैं फूड मटेरियल से, रिजर्व फूड मटेरियल से फील्ड होते हैं। और इनका डेवलपमेंट होना डेवलपिंग एम्ब्रियो से पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है, ताकि न्यूट्रिशन मिल पाए इन एम्ब्रियो को, ठीक है ना। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो होता है ना, ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न को दिखा रहा होता है और फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, ठीक है ना। उसके बाद में जाकर के सेल वॉल का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है और वो सेलुलर फॉर्म हो जाता है। देखो, कोकोनट वाटर जो होता है ना, फ्रॉम टेंडर कोकोनट, इसकी जो पानी होती है ना, कोकोनट वाटर, वो बना होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और जो वाइट कर्नल हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। आ रही बात समझ ना?
एंडोस्पर्म जो होता है ना वो एम्ब्रियो उसको कम्प्लीटली कंज्यूम भी कर सकता है, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स, ये एग्जांपल्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड के, क्योंकि इनके पास कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। और जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो होते हैं एंडोस्पर्मस सीड। इनका एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है ना। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन एम्ब्रियो इज फॉर्म, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट लगभग सेम होता है। जाइगोट एम्ब्रियो के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। डाइकोट एम्ब्रियो की बात करूँ तो इसके पास होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडोन, और द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडोन उसको मैं कहता हूँ एपिकोटाइल, और ये टर्मिनेट करता है प्लीम्यूल और स्टेम टिप। और जो सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडोन इसको मैं कहता हूँ हाइपोकोटाइल, ये टर्मिनेट करता है इनटू लोअर एंड जिसको मैं रेडिकल और रूट टिप कहता हूँ, और इसका जो टिप होता है उसको मैं कहता हूँ रूट कैप। मोनोकॉट का एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास एक ही कॉटिलेडोन होता है, और इनका जो कॉटिलेडोन होता है उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर एंड होता है ना उसको मैं कहता हूँ रेडिकल एंड रूट कैप, और ये अनडिफरेंशिएटेड सीड से कवर होता है जिसको हम कहते हैं कोल्यूराइजर। एपिकोटाइल हम जानते हैं क्या होता है, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम एपिकोटाइल हैज़ अ सूट एपेक्स एंड अ लीफ प्राइमोर्डिया, एंड ये एनक्लोज होता है बाई अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर, इसको मैं कोल्यूटाइल कहता हूँ। सीड की बात कहूँ तो ये फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वो आगे जा कर के सीड बना रहा होता है। इसके क्या क्या ये कंसिस्ट करता है, सीड कोट, इसके अंदर क्या होता है कॉटिलेडोन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। कॉटिलेडोन जो होता है जनरली थिक होता है, सोलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, ठीक है ना। ना अगर कोई एंडोस्पर्म इनमें प्रेजेंट ना हो, फॉर एग्जांपल पी एन ग्राउंड जो हमने ऑलरेडी देखा उसको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्म। और जिनके पास प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल कैस्टर, वीट, मेज, बार्ली, मेनली मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। इनका एग्जांपल होता है एल्ब्यूमिनस सीड। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनका न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, जिनका न्यूसेलस ही परसिस्टेंट होता है। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर एंड बीट। नाउ इंटेग्यूमेन जो होता है ना वो सीड कोट बनते हैं आगे जाकर के, और माइक्रोपाइल जो होता है ना स्मॉल पोर जैसा ही बना रहता है। ये ऑक्सीजन की एंट्री को और वाटर की एंट्री को फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और जब सीड मैच्योर करता है ना वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है, ड्राई हो जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर ही प्रेजेंट होता है बाई मास, और जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है ना एम्ब्रियो का वो स्लो डाउन हो जाता है, और एम्ब्रियो एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं जिसको मैं कहता हूँ डॉर्मेंसी। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये जब एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर अवेलेबल हो तो ये जर्मिनेट करते हैं। ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ओव्यूल और सीड, ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली शो करते हैं, चलते हैं। और ओवरी का जो वाल होता है ना वो डेवलप होता है वाल ऑफ फ्रूट, जिसको मैं पेरिकार्प बोलता हूँ। फ्रूट फ्लैसी हो सकते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, या वो ड्राई हो सकते हैं ग्राउंडनट और मस्टर्ड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना, देखो बाय द टाइम फ्रूट ओवरी में डेवलप हो रहा होता है, बाकी जो पार्ट होते हैं ना वो डीजेनरेट कर जाते हैं और गिर जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। इसमें क्या होता है थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्रूट। और बाकी जो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ डेवलप होते हैं फ्रॉम ओवरी उनको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है ना। फ्रूट मेनली रिजल्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन के, लेकिन कुछ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना एक एग्जांपल है। और चूंकि कोई फ्रूट कोई फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो कोई सीड का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, तो ये सीडलेस होते हैं। देखो सीड बनने का बहुत इसके इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है ना। तो सीड फॉर्मेशन जो होता है ना मोर डिपेंडेबल होता है, और ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और इजीली कॉलोनाइज कर सकते हैं।
इनके अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व हो सकता है ताकि यंग सीडलिंग्स को वो नरिश कर सके, ठीक है ना, जब तक वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाते। हार्ड सीड को जो होता है ना, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। नाउ dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed. स्टोरेज ऑफ सीड के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनकी वायबिलिटी जो होते हैं ना कुछ महीने तक होती है, ठीक है ना, और कुछ सीड जो होते हैं ना दे रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। सी एक 10,000 पुराना सीड वो अपने डॉर्मेंट स्टेज पे था, और जब उसको जर्मिनेट कराया गया तो हुआ भी जर्मिनेट। और ये जो 10,000 पुराना जो सीड है ना, ये लुपाइन लुपिनस आर्टिकस का है, जो एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है ना। और एक 2,000 पुराना सीड है जो डेड पाम का है, और ये कहाँ से पाया गया, ठीक है ना। ये जो फिनिक्स, इसका नाम क्या है, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, ये डिस्कवर हुआ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी ना। कुछ पैरासाइटिक स्पेसीज होते हैं जिनका नाम आप याद करेंगे, ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा। अब ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फिकस का जो सीड होता है ना, इट्स रियली वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन एक मज़े की बात देखो ना, इस छोटे से सीड में इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि बहुत बड़े और बहुत विशाल फिकस का ट्री आपने देखा है कितना विशाल होता है, इतना विशाल फिकस के ट्री को ग्रो करने के पोटेंशियल एक स्मॉल फिकस का सीड रखता है। ओके, सो दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। नाउ एपोमैक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करूं, कुछ ऐसे प्लांट के स्पेसीज होते हैं जैसे एस्टेरेसी और ग्रासेस, ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन। सो एपोमैक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये एपोमेक्टिक सीड को बनाने के बहुत से प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाइप्लोइड एग का सेल होता है ना, वो बिना रिडक्शन डिवीजन शो करे हुए डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन। और सिट्रस और मैंगो के प्लांट में देखा जाता है जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं ना, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं और बहुत सारे एम्ब्रियो को बना जाते हैं। इसलिए इनके स्पीसीज में ना, इनके ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। इसलिए जब आप एक ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करते हैं, देन बहुत सारे सीड उसमें से निकल रहे होते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज उसमें से निकल रहे होते हैं। आप जानते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी जो होता है ना, कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। फूड का, वेजिटेबल का, इनका एक्सटेंसिवली ग्रोथ होता है, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि हमें हर साल हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है ना कि इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, उनकी जो प्रोजेनी होगी ना, उनमें सेग्रीगेशन आ जाएगा। और ये जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो एक अच्छे कैरेक्टर्स माने जाते हैं, जो प्रोडक्शन को ट्रेमेंडसली इंक्रीज करते हैं, वो चले जाते हैं। इसलिए आप प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड जो होता है ना, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो अभी साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि प्लांट जो होता है ना, बिना सेग्रीगेशन किए हुए हाइब्रिड सीड को बना पाए, और हाइब्रिड सीड बना पाए, इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे बल्कि एपोमिक्सिस शो करे। सो हाँ, ये पॉसिबल होता है। तो ये एपोमिक्सिस और एपोमिक्टिक जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस और ट्रांसफ़र ऑफ एपोमेक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वैराइटीज़, इस पे वो स्टडी चला रहे हैं ताकि हाई प्रोडक्टिव सीड, हाइब्रिड सीड को वो बना पाए। ओके, सो दैट वाज देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर पे। ऑल द वेरी बेस्ट।